पृथ्वीराज चौहान हमारे भारतीय इतिहास के एक ऐसे शूरवीर योद्धा जिन्होंने मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली और अजमेर के शासन को संभाला। एक ऐसे पराक्रमी योद्धा जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास में आज भी अमर हैं। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, वीर, बहादुर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। दिल्ली की राजगद्दी पे बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान योद्धाओं में शामिल पृथ्वीराज चौहान का नाम कौन नहीं जानता। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अपने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। जब मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया था और उनकी आंखों की रोशनी भी छीन ली थी, उन्हें अंधा कर दिया था, तब भी उन्होंने मोहम्मद गौरी के ही दरबार में उसे मार गिराया था। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम अपने भारत के इसी महान योद्धा के बारे में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद है हमारे भारत के उन महान योद्धाओं को आपके सामने लाना जिनका इतिहास या तो दब चुका है या छुपा दिया गया है। तो हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पृथ्वीराज चौहान के समय के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट इनके बारे में जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो मिलती है मेडिवल लेजेंडरी क्रॉनिकल्स में। बैटल ऑफ तराइन के मुस्लिम अकाउंट्स के अलावा हिंदू और जैन ऑथर्स की कविताओं में भी पृथ्वीराज चौहान की लेजेंडरी के किस्से मिलते हैं। इनमें पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, ये सारी बुक शामिल हैं। पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज चौहान के शासन काल से एक मात्र सर्वाइविंग लिटरेरी टेक्स्ट है। पृथ्वीराज रासो, जिसे पृथ्वीराज के पोएट चंद बरदाई ने ब्रिज भाषा में लिखा है, इसमें पृथ्वीराज के लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। और भी कुछ क्रॉनिकल्स और टेक्स्ट हैं जिसमें पृथ्वीराज के बारे में मेंशन किया हुआ है, जैसे प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश और पृथ्वीराज प्रबंध, बट इनकी रचना उनकी मृत्यु के सदियों बाद हुई थी। तो चलिए अब शुरू से जानते हैं इनके बारे में। भारतीय इतिहास के एक सबसे महान और साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के शासक सोमेश्वर और कपूरा देवी के घर गुजरात में जन्मे थे। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे और मिलिट्री स्किल्स में भी बहुत तेज थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण चलाने की कला सीख ली थी, जिसमें वो बिना देखे मात्र अपने टारगेट की आवाज सुनकर ही निशाना लगा सकते थे। पृथ्वीराज विजय के अकॉर्डिंग इन्हें 6 भाषाओं का पूर्ण ज्ञान था और पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग इन्हें हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, मिलिट्री, पेंटिंग, इन सब सब्जेक्ट्स की भी जानकारी थी। पृथ्वीराज अपने पिता के साथ गुजरात में रहते थे, पर पृथ्वीराज 2 की मृत्यु के बाद वो गुजरात से अजमेर चले गए थे, जहां पर उनके पिता सोमेश्वर को राजगद्दी पर बिठा दिया गया था। तो जब वो सिर्फ 11 साल के थे तब उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो अजमेर के किंग बन गए। अब पृथ्वीराज उस समय तक बहुत छोटे थे, तो उनकी माँ ने राज कार्य संभाला उनके बड़े होने तक। उनकी माँ ने ही उनके बड़े होने तक वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की प्रजा को भी संभाला, और कुछ मिनिस्टर्स भी थे उनके कोर्ट में जिन्होंने शुरुआती समय में उनकी काफी मदद करी, जो कि पृथ्वीराज विजय की पोएम्स में मेंशन किया हुआ है। तो उस समय दिल्ली में महाराज अंगपाल का शासन था और उनकी इकलौती संतान थी कपूरी देवी। उनका कोई बेटा नहीं था, तो उन्हें चिंता थी कि उनके बाद दिल्ली की गद्दी को कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपनी बेटी कपूरी देवी के सामने पृथ्वीराज को दिल्ली के तख्त पर बिठाने की बात रखी और तब पृथ्वीराज को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया गया। दिल्ली में किला राय पिथौरा भी पिथौरागढ़ के रूप में पृथ्वीराज द्वारा ही बनाया हुआ है। अब पृथ्वीराज के राजा बनते ही उनके आसपास के राज्य के राजाओं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। तो शुरुआत में पृथ्वीराज ने कई हिंदू राज्यों के खिलाफ सफलता हासिल की। अब हुआ यह था कि पृथ्वीराज को किंग बना दिया गया, तो इस बात से उनके कजन नागार्जुन उनको अपोज करने लगे, बिकॉज वो राजा बनना चाहते थे। नागार्जुन पृथ्वीराज के चाचा विरहराज 4 के पुत्र थे, तो उन्होंने गुड़ापुरा फोर्ट कैप्चर कर लिया। फिर पृथ्वीराज अपनी बड़ी सी सेना लेकर वहां पहुंच गए और फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया और आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध में नागार्जुन हार गया। गुड़ापुरा आज के समय में गुरुग्राम में है। ये पृथ्वीराज की कुछ अर्ली मिलिट्री अचीवमेंट्स में से एक थी। उन्होंने आज के समय के हिसाब से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश के भी पार्ट्स को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया था, और उस समय उनकी राजधानी अजमेर हुआ करती थी।
तो गुड़ापुरा पर विजय करने के बाद वो भदनकास की किंगडम की तरफ बढ़े, क्योंकि दिल्ली के आसपास चौहान का जो ये कंट्रोल वाला एरिया था, इसके लिए ये खतरा थे। वो आए दिन कोशिश करते रहते थे दिल्ली के आसपास वाले एरिया को कैप्चर करने के लिए। और जो ये भदनकास थे, ये बिलोंग करते थे बयाना रीजन से, जो कि आज के टाइम में राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मदनपुर में मिले कुछ इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में एक बहुत ही पावरफुल चंदेला रूलर परामर्दी को भी हराया। तो चंदेलों के खिलाफ पृथ्वीराज की इस जीत ने पृथ्वीराज के दुश्मनों की संख्या को और ज्यादा बढ़ा दिया था। और फिर चंदेलास गाढ़वालास के साथ मिल गए और इससे पृथ्वीराज के दुश्मन और ज्यादा बढ़ गए। अब कुछ इंस्क्रिप्शंस में पृथ्वीराज चौहान का गुजरात के चालुक्यास के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है, और कुछ सोर्सेज में तो चालुक्यास के किंग भीम II और पृथ्वीराज चौहान के बीच की पीस ट्रीटी के बारे में भी बताया हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों राज्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स तो थे। कन्नौज के गाढ़वाला रूलर जयचंद के साथ पृथ्वीराज के कॉन्फ्लिक्ट्स हिस्ट्री में काफी फेमस हैं, और इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स का मुख्य कारण थी जयचंद की बेटी संयोगिता, जिसके बारे में पृथ्वीराज रासों में भी मेंशन किया हुआ है। हुआ ये था कि कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए राजसूय सेरेमनी का आयोजन कराया था, और उसमें पृथ्वीराज ने मना कर दिया उसमें पार्टिसिपेट करने से और जयचंद को सुप्रीम किंग मानने से, और यहीं से ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। और जयचंद की बेटी संयोगिता ने पृथ्वीराज की ब्रेवरी के कई किस्से सुन रखे थे, और वो पृथ्वीराज को पसंद भी करती थी और शादी भी उन्हीं से करना चाहती थी। और तभी जयचंद अपनी बेटी संयोगिता के लिए स्वयंवर अरेंज कराता है। वो देश के सभी राजाओं को बुलाता है, उन्हें इनवाइट भेजता है, सिर्फ पृथ्वीराज को छोड़कर। सिर्फ पृथ्वीराज को वो इनवाइट नहीं भेजता स्वयंवर में आने का। और इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को और ज्यादा नीचा दिखाने के लिए वो द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाकर खड़ी करवा देता है। तो स्वयंवर वाले दिन जब संयोगिता माला डालने के लिए उठती हैं, तो वो सारे राजाओं को रिजेक्ट करके द्वार पर जो पृथ्वीराज की मूर्ति होती है उसको माला पहना देती हैं। और पृथ्वीराज भी अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और संयोगिता को ले आते हैं, और भरी सभा में जयचंद को बोलते हैं कि उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता संयोगिता को यहाँ से ले जाने से, क्योंकि संयोगिता ने उनकी मूर्ति के गले में वरमाला डाली है, तो अब वो उनकी पत्नी है। और ये सब देखकर जयचंद आग बबूला हो जाता है और भरी सभा में हुए अपने अपमान का बदला लेना चाहता था पृथ्वीराज चौहान से। तो अब वो मौके की तलाश में होता है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान से वो अपना बदला ले सके। अब 12th सेंचुरी के एंड तक गजनी के मोहम्मद गौरी ने चौहान साम्राज्य के वेस्ट की तरफ टेरिटरीज को कंट्रोल कर लिया था। जब पृथ्वीराज चौहान छोटे थे, मोहम्मद गौरी ने सिंधु नदी को भी पार कर लिया था और मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। और मोहम्मद गौरी लगातार हिंदुस्तान पर आक्रमण कर रहा था, यहाँ की धन दौलत को लूट रहा था। कई हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 17 बार युद्ध हुआ। हर बार पृथ्वीराज चौहान जीते, पर आखिरी बैटल में वो हार गए थे। और हर बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ करके छोड़ दिया था। अब उनके बीच जितनी भी बैटल्स हुई, उनमें सबसे फेमस है 2 बैटल्स जो तराइन रीजन में हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तो 1190 से 1191 के बीच मोहम्मद गौरी ने चौहान की टेरिटरी तबर हिंद, जो कि आज के समय में भटिंडा में है, उस पर आक्रमण कर दिया था और उस पर अपना कब्जा कर लिया था। जैसे ही पृथ्वीराज को इस बात की खबर लगी, तो वो दिल्ली के गोविंदराज और अपनी आर्मी के साथ तबर हिंद की तरफ निकल पड़े। और तब दिल्ली से 150 किलोमीटर नॉर्थ में तराइन नाम की जगह पर 1191 में हुई फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज की सेना में गौरी की सेना से कई गुना ज्यादा सैनिक थे, और इस बैटल में गौरी बहुत बुरी तरह हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, और वो बहुत बुरी तरह घायल भी हो जाता है और वापस गजनी लौट जाता है। पर अब वो और भी ज्यादा तैयारी शुरू कर देता है पृथ्वीराज को हराने की। उसने आर्मी बनानी शुरू कर दी दोबारा, अफगान्स, टर्किश सोल्जर्स की अपनी हार का बदला लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान से बेइज्जत होने के बाद जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की मौके की तलाश में था। वो किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का अंत चाहता था, और इसी बीच उसको पता चला कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से अपनी हार का बदला लेना चाहता है। बस फिर क्या था, जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ जाकर मिल गया। जयचंद अकेले तो पृथ्वीराज से युद्ध कर नहीं सकता था,
तो उसने सोचा कि इस तरह पृथ्वीराज भी खत्म हो जाएगा और दिल्ली का राज्य भी उसे दे दिया जाएगा। तो मोहम्मद गौरी तो पहले से ही अपनी हार का बदला लेने की तैयारी में था, ऊपर से जयचंद ने भी उसका साथ दे दिया। फिर क्या था, वो अपनी 1,20,000 की सेना को लेकर आ गया फिर से युद्ध करने। और तब 1 साल बाद 1192 में हुई सेकंड बैटल ऑफ तराइन, उसी सेम रीजन तराइन में। मोहम्मद गौरी की सेना से लड़ने के लिए पृथ्वीराज के मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई ने अनेक राजपूत राजाओं से युद्ध में उनके साथ लड़ने के लिए सहायता मांगी, बट संयोगिता के हरण के कारण बहुत से राजपूत राजा पृथ्वीराज के विरोधी बन चुके थे और आसपास के पड़ोसी राजाओं से कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से अधिकतर राजाओं ने उनके साथ लड़ने से मना कर दिया। फिर भी उन्होंने मोहम्मद गौरी की सेना से लड़ने के लिए 3 लाख सैनिकों की एक बड़ी सेना इकट्ठी करी। गौरी की सेना की एक बहुत ही खास बात ये थी कि उसके पास बहुत ही पावरफुल घुड़सवार थे। उस समय भारतीय सेना में हाथियों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। तो गौरी की सेना ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों को घेर लिया और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। तो हाथी आगे तो बढ़े नहीं, बल्कि अपनी ही सेना को पीछे रौंदना शुरू कर दिया। इस युद्ध में जयचंद की वजह से राजपूत सैनिक राजपूतों को ही मार रहे थे और पृथ्वीराज की सेना रात में हमला नहीं करती थी, रात में युद्ध को रोक दिया जाता था। बट गौरी के सैनिक रात में भी आक्रमण कर रहे थे और इसी की वजह से पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए और उनके साथ साथ चंद्रबरदाई को भी मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया। और उसके बाद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया और कन्नौज पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब पृथ्वीराज चौहान की हार से गौरी का दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब और जहां जहां चौहान का राज्य था, सब पर मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया और वो अपने एक जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पर बिठाकर पृथ्वीराज चौहान और उनके साथ चंद्रबरदाई को अपने साथ गजनी ले गया। तब वहां उन्हें गौरी के कोर्ट में पेश किया जाता है और वो उनको झुकने को बोलता है, पर पृथ्वीराज साफ इनकार कर देते हैं और निडर खड़े रहते हैं। ये देखकर गौरी उनकी आंखों में गर्म लोहे की रॉड घुसवा देता है और उन्हें अंधा कर देता है। फिर उस समय चंद्रबरदाई अपनी समझदारी से एक चाल चलते हैं। वो मोहम्मद गौरी को कन्विंस करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान बिना देखे भी लक्ष्य पर निशाना लगा सकते हैं, तो आप एक कंपटीशन आयोजित कराइए। और फिर मोहम्मद गौरी भी इसको देखने के लिए तैयार हो जाता है और तीरंदाजी का कंपटीशन आयोजित कराया जाता है। तो फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी एक ऊंचे सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान के पास में ही उनके मित्र चंद्रबरदाई खड़े होते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो अपने मित्र चंद्रबरदाई की आवाज पहचान गए और चंद्रबरदाई ने कविता की हेल्प से उन्हें बताया कि मोहम्मद गौरी कितनी ऊंचाई पर बैठा है, ताकि पृथ्वीराज चौहान को पता चल सके कि उनको कितनी ऊंचाई पर और कहां पर तीर चलाना है। तो कविता के माध्यम से चंद्रबरदाई ने अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान को बता दिया कि मोहम्मद गौरी कहां पर बैठा है और कितनी ऊंचाई पर बैठा है। और फिर पृथ्वीराज चौहान ने तीर छोड़ दिया और वो तीर सीधा जाकर मोहम्मद गौरी को लगा और उसकी मृत्यु हो गई। और बाद में फिर वो एक दूसरे को खंजर मार लेते हैं और वहीं मर जाते हैं। फिर सवाल ये आता है कि जब चंद्रबरदाई वहीं मर गए तो फिर पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा करा? तो पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहान ने उनकी मृत्यु के बाद पूरा करा। बट कई हिस्टोरियंस इस पर बिलीव नहीं करते हैं। हमीर महाकाव्य के अकॉर्डिंग सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद गौरी ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया और उनकी हत्या करवा दी। विरुद्ध विधि विध्वंस के हिसाब से पृथ्वीराज की मृत्यु युद्ध में ही हो गई और कुछ इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से बैटल में हारने के बाद गौरी पृथ्वीराज को रूल करने देता है अजमेर पर उसके अंडर। और इस बात के कुछ प्रूफ्स भी मिले हैं। अजमेर में उस समय के कॉइन्स मिले हैं जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज का नाम है और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का। तो इस तरह पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो एक निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। अगर जयचंद ने गद्दारी ना करी होती, राजपूतों का साथ दिया होता, तो गौरी कभी नहीं हरा पाता पृथ्वीराज चौहान को। अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते उसने एक बाहर के इन्वेडर को अपने देश में आने दिया, उसकी हमला करने में मदद करी, अपने ही राजपूत सैनिकों को मरवाया और बाद में खुद भी मारा गया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान हमारे भारत के एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे जिन्होंने कई सालों तक मुस्लिम इन्वेडर्स को हमारे हिंदुस्तान में आने से रोका और आज इनके ऊपर कई पिक्चर्स और सीरियल्स बन चुके हैं।
और इनके सम्मान में इनके मेमोरियल्स भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे भारत के एक महान शक्तिशाली राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान की कहानी, जिनका नाम हमारे इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। अगर आपको हमारा वर्क पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।